बंगाल के मिदनापुर में बवाल, शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के समर्थक भिड़े। किसान आंदोलन का 28वां दिन, केंद्र की चिट्ठी पर फैसले के लिए थोड़ी देर में शिंगू बॉर्डर पर बैठक करेंगे किसान। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने 5 लोगों की कमेटी बनाई। बैठक से पहले मसौदा तैयार करेगी कमेटी। किसान दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बांटे ट्रैक्टर, का बंद नहीं होगी मंडियां, किसानों को भड़का रहा है विपक्ष। किसान दिवस पर बोले कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, किसानों के सपनों को पूरा कर रहे हैं पीएम मोदी। प्रयागराज के इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस लीक, 2 अधिकारियों की मौत, 14 कर्मचारियों की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजों में गुपकार गठबंधन को 101 सीटों पर जीत, बीजेपी को मिली 74 सीटें। नेपाल में राजनीतिक हलचल, प्रचंड गुट ने पीएम केपी शर्मा ओली को अध्यक्ष पद से हटाया। डीडीसी चुनाव नतीजों पर बोले उमर अब्दुल्ला, चुनाव में बीजेपी की हालत खराब। अनुराग ठाकुर ने कहा गुपकार गैंग को लोगों ने नकारा। अब हर हफ्ते तय होंगे एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोलियम कंपनियां कर रही हैं विचार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। मोदी सरकार ने 25 दिसंबर को पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त ट्रांसफर करने का ऐलान किया, यानी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 25 दिसंबर को किसानों के खातों में आ जाएगा। कृषि मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी इस दिन पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त में करीब 18,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। इससे करीब 8 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के कुछ किसानों से बात भी करेंगे। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। एक तरफ देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग उठा रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। दूसरी तरफ किसानों को रिझाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया दांव चला है। 25 दिसंबर को 18,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे पीएम मोदी किसान सम्मान योजना के तहत। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीष का। मनीष, एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने यह दांव चला है और पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त जारी करने का ऐलान किया। को एक बार फिर वो तमाम किसान जो है देश भर के उनसे मुखातिब होंगे। जो कृषि मंत्रालय, आपको पता है कि 6,000 रुपए किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो 7वीं किस्त जो है वो 2,000 रुपए के रूप में जो है वो उनके खाते में डाला जाएगा। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के पहले जो है 2019 में जो बजट पेश किया गया था, जो अंतरिम बजट था, उसमें इस स्कीम की घोषणा की गई थी। और ये 7वीं किस्त जो होगी 2,000 रुपए की, वो किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 18,000 करोड़ रुपए देश भर में किसानों को ट्रांसफर किए जाएंगे और प्रधानमंत्री और तमाम मोदी सरकार के मंत्री इस स्कीम को बहुत इसके फायदे गिनाते हैं। इसके बदौलत सरकार की वापसी हुई है केंद्र में, तो इसको फिर से इस जो फंड है, ये जो योजना है, इसके तहत 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और किसानों को एक बार फिर प्रधानमंत्री 25 तारीख को समझाएंगे। 3 कृषि कानून जो है उसको लेकर बात करेंगे। आपको याद है कक्ष में भी बात कर चुके हैं, रायसेन में भी बात कर चुके हैं और 25 तारीख को जब वो मुखातिब होंगे फिर से बात करेंगे, वर्चुअली वो संबोधित करेंगे। तो जाहिर तौर पर सरकार एक तरफ जहां कृषि किसान आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो वो किसान जो इस कानून के पक्ष में है, उनको कहीं ना कहीं इस कानून की बारीकियां समझाएंगे और किसानों के खाते में 18,000 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखना यह है कि ये जो ऐलान किया है आज केंद्र सरकार की तरफ से, इसका किसान आंदोलन पर कितना असर होता है। वहीं किसान दिवस पर आज चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके बेटे आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह किसान घाट पहुंचे। अजीत सिंह से बातचीत की मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी ने। आज चौधरी चरण सिंह, देश के सबसे बड़े किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह का 118वां जन्म दिवस है। उनकी जयंती है। श्रद्धांजलि देने के लिए चौधरी अजीत सिंह, उनके बेटे, देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं और आज, बल्कि मैं कहूं कल,
थोड़ी दिक्कत भी हुई, पुलिस ने आपको इजाजत नहीं दी यहाँ आने के लिए। मुझे सरकार का रवैया समझ नहीं आ रहा है। अभी मेरठ में पब्लिक मीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दफ़ा 144 लगी हुई है 6-7 महीने से, लेकिन वो लोग मीटिंग कर सकते हैं और हमारे लोग वहाँ यज्ञ भी नहीं कर सकते। तो सब जगह यही हाल है, कोई रूल ऑफ लॉ, कोई चिंता, क्या पब्लिक का हाल है। इतने दिनों से किसान बैठे हुए, उसके बारे में एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। पर प्रधानमंत्री रायसेन के किसानों को संबोधित करते हैं, कच्छ में सिख किसानों को संबोधित करते हैं। वो तो सब ये यहाँ क्यों नहीं जाके बात कर लेते हैं, या अपने यहाँ यहीं बुला लें किसानों को। उन्होंने बात नहीं की जो बैठे हुए हैं यहाँ पे बॉर्डर पे। बॉर्डर पर नहीं जा रहे हैं आप। सीधी सी बात ये है, जो उन्होंने तय कर लिया है वो उससे पीछे हटने वाले नहीं है। तो रास्ता क्या होगा? अब ये तो कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा, ये तो सरकार को ही तय करना है कि क्या होगा, क्या करना चाहिए। बात करनी चाहिए। उन्होंने जब ये कानून लाए किसी से बात नहीं की, ऑर्डिनेंस क्यों लाए, पहला सवाल तो ये है। क्या जल्दी थी, क्या इमरजेंसी थी? और उसके बाद आपने राज्यसभा में ये बिल पास ही नहीं हुआ, आपने वोटिंग ही नहीं कराई। ध्वनि मत से वो कहते हैं 20 साल से तमाम एक्सपर्ट्स इस बारे में यही राय दे रहे थे। 2000 से गिनवाने लगते हैं कि हर एक्सपर्ट कमेटी ने ये कहा कि किसानों के भले के लिए है ये एपीएमसी, थोड़ी सी व्यवस्था को लचीला करना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। एपीएमसी में क्या हर एक चीज़ में कुछ सुधार की जरूरत होती है, इसका इनका मकसद लेकिन दूसरा है। देखिए बिहार में 2006 में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार थी, इन्होंने एपीएमसी ख़त्म कर दी। क्या वहाँ कितने प्राइवेट लोग जाके किसानों को कोई फ़ायदा हुआ? वहाँ एवरेज 25% कम मिलता है किसानों को वहाँ एमएसपी से। उत्तर प्रदेश में धान का दाम 1900 रुपये से ज़्यादा है, एमएसपी 1100 में किसान बेच रहा है। कहाँ है प्राइवेट आदमी? और ये हमेशा से प्राइवेट। अच्छा रोक टोक कहाँ है? आपका केला कहाँ से आता है, फल कहाँ से आते हैं, आम कहाँ से आता है, सेब कहाँ से आता है? सारे देश में जा रहे हैं। खाली जो एमएसपी है अन्न पे, उसमें प्रदेश सरकार नहीं घुसने देती दूसरे लोगों को, क्योंकि उन्हें फिर वो सरकारी दाम देना पड़ेगा। पर सरकार तो ये कह रही है, कल नरेंद्र तोमर उत्तर प्रदेश के ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं 4 बड़े किसान संगठनों से मिला, किसान संगठन तो हमें समर्थन भी दे रहे हैं। देखो भाजपा को तो किसान क्या होता है यही नहीं पता, संगठन कहाँ से बनाएंगे वो किसान का। आज चौधरी चरण सिंह होते तो वो क्या कहते? आज चौधरी चरण सिंह होते तो वो क्या करते? देखिए आज भी जितने कानून बने हुए हैं, चकबंदी है, एपीएमसी है, ऋण में आप जमीन नहीं ले सकते, ये सब चॉइस साहब के ही बनाए हुए हैं। एक आखिरी सवाल, मैं कुछ नेताओं से बात कर रहा था, आज मांग उठाने वाले हैं वो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मांग तो बहुत दिनों से चल रही है, बहुत से संगठन उठाते रहे हैं, बहुत सी प्रदेश सरकारें भी उठाती रही हैं, तो देना मिलना ही चाहिए उनको। चलिए आप श्रद्धांजलि दीजिएगा। तो ये थे चौधरी अजीत सिंह, संदीप चौधरी, किसान घाट से मेरे सहयोगी दीपक शर्मा के साथ, न्यूज़ 24। किसान दिवस पर आज चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आरजेडी नेता जयंत चौधरी भी किसान घाट पहुंचे थे। जयंत चौधरी से बातचीत की मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी ने। देश के सबसे बड़े किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह की 118वां जन्मदिन है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पोते जयंत चौधरी मेरे साथ हैं। जयंत, आज आप श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं चौधरी चरण सिंह को और 28वां दिन हो गया है, किसान आंदोलित हैं, तो आज श्रद्धांजलि देते हुए आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? पहले तो ये ख्याल आया कि आज खुशी का दिन है और कितना बड़ा एक दुर्भाग्य देश के लिए है कि जिस व्यक्ति ने लोगों की भूख मिटाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, आज उनके जन्मदिन फिर दोबारा जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया, संघर्ष किया, वो मजबूर हो रहे हैं कि वो भूखे बैठे हैं, उपवास पे बैठ रहे हैं। किसान संगठनों ने घोषणा की है, मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके सपोर्ट में हूँ, खड़ा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कम से कम सरकार को 23 दिसंबर से पहले उसका समाधान निकाल लेना चाहिए था, ताकि किसान अपने घर लौटते, अपने परिवार के बीच में आज के दिन इस पर्व को मना पाते। यहाँ तो राजनीति इस बात को लेकर भी हुई, कल शाम को वो चिट्ठी बड़ी वायरल हुई कि डीसीपी इजाजत ही नहीं दे रहा, नहीं जी यहाँ पर अभी ट्रैफिक में बाधा हो जाएगी और कोविड काल है तो श्रद्धांजलि देने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। वो अधिकारी को पे ऊपर पे से दबाव होगा, बीजेपी के लोग ये जान लें
चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते कहीं बाधा नहीं बनती, रास्ते खुलते हैं। किसान का आप पे विश्वास नहीं है। इतना अच्छा मौका था, अगर सरकार इस कार्यक्रम के आयोजन में लग जाती और धूमधाम से चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाती, कहीं ना कहीं किसानों के बीच ये संदेश जाता कि ये सरकार किसानों के विषयों पर गंभीर है, संवेदनशील है। ऐसा उन्होंने नहीं किया, हमें ही रोकने का प्रयास किया। तो हम तो रुकने वाले नहीं थे। तो हमारे परिवार का, ये देश की धरोहर है ये स्थान, सबका हक बनता है। तो सब लोग आए। सरकार कह रही है भ्रम फैलाया जा रहा है। ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से निकल के पहले आए। डीडीसी चुनावों पर रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। इंडिपेंडेंट जीते हैं जिसमें कई भाजपा समर्थित है। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। द गुपकार अलायंस वॉज फॉर्म्ड बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ दैट अलायंस न्यू दे कैनॉट फाइट बीजेपी सिंगल हैंडेडली। Because the component of that alliance knew they cannot fight BJP single-handedly. इसके बावजूद अगर आप दूसरा आपको मैं आंकड़ा बताऊं तो बीजेपी को इतने वोट मिले हैं जो एनसीपी पीडीपी के वोट से भी ज्यादा है, अगर दोनों को मिला दीजिए। अब मैं आपको, क्षमा करिए, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे। बीजेपी को वोट मिले हैं 4,87,364, 4,87,364। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला है 2,82,514, 2,82,514, and PDP, how much? Just 57,789। और कांग्रेस को मिले हैं 1,39,382, 1,39,382। तो बीजेपी के 4,87,364, इसकी तुलना में आप एनसी के 2,82,000, पीडीपी के 55,000 और कांग्रेस के 1,39,000 को जोड़ दें तो बीजेपी का वोट इन तीनों से ज्यादा है। तो ये एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। ये मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि, एक मिनट बस, प्रसन्नता है कि कश्मीर में घाटी में कमल खिला है। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। आज मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। उनके प्रति वहां के लोगों की आस्था है। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम का खुशामदीद कहूंगा, अभिनंदन करूंगा। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कश्मीर की जनता, हमें आप पर बहुत गर्व है। और हमें अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष से लेकर सभी जम्मू कश्मीर के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने गृह मंत्री जी की सोच, आज मैं सबों का अभिनंदन करूंगा। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने खुद कश्मीर में काम किया है, वैली में भी गया हूं, पहले भी और अभी धारा 370 के हटने के बाद, तो वैली में काम करना कितना कठिन था। उसमें अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने हिम्मत दिखाई, कई शहीद भी हुए, तो आज का दिन उनके अभिनंदन का है और उनके लिए गर्व करने का है। मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा।
कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ए रिजाउंडिंग स्लैप टू द एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन्स। ये मैं क्यों कहना जा रहा हूं, जरा आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, और ये आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी है। कुलगाम में 28.9% वोट पड़ा, शोपिया में 17.5% वोट पड़ा। ये सब उनके दबाव के इलाके। और पुलवामा, जहां पर जो टेररिस्ट का एक हॉटबेड है, आपको पता ही है, वहां रोज टकराहट होती है, जहां पर जनता निकलती नहीं थी, वहां भी 7.4% वोटिंग दर्ज की गई। और इस बात को आप कभी नहीं भूलें कि 18 के पंचायती चुनाव में भी 1.1% ही वोट पड़े थे। तो मैंने आपको ये, अब जरा मैं आइए आप, ये मैं सोपोर गया हूं, नॉर्थ कश्मीर। ये अलगाववाद से त्रस्त रहा है, अब नहीं, मैं देख के आया हूं। वहां पर 23.8% वोट हुआ है सोपोर में। आपके टीवी चैनल पर इन इलाकों का नाम रोज आता रहता है। लोकसभा चुनाव में 2019 में खाली 7.6% वोटिंग हुई थी। तो इस बात को समझें आप। सोपोर का उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए देना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद धारा 370 हटाई गई 2019 के वोट के बाद। वहां पर लोकसभा की वोटिंग हुई 7.6% और अभी डीडीसी। तो ये तो रही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव नतीजों पर उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है और कहा है कि चुनाव में बीजेपी की हालत खराब हुई है। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है। लगता नहीं विधानसभा चुनाव करवाएगी। ये उमर अब्दुल्ला का डीडीसी चुनावों में जीत के बाद बड़ा बयान सामने आया है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और लगातार बता रही है कि डीडीसी चुनावों में किस तरह से बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि हम कामयाब होंगे, हम वहां सीट नहीं निकाल पाए। अब इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि अब अगला इलेक्शन बहुत दूर होगा, जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। हालांकि अफसोस, अगर वो जमहूरियत में भरोसा करते